हेलो गाइस, ये है पर्ट नेटवर्क का क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में आपको एक्टिविटी और उसकी प्रीसीडिंग्स दिया हुआ है और इसी के साथ आपको ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली और प्रिजम्पटिव यानी पैसिमिस्टिक टाइम यहां पे दिया हुआ है। और यहां पे आपको क्वेश्चन में पूछा है नेटवर्क ड्रॉ अ पर्ट नेटवर्क डायग्राम, मतलब बेसिकली हमें नेटवर्क डायग्राम ही यहां पर ड्रॉ करना है। और जो दूसरा क्वेश्चन है कंप्यूट द स्लैक ऑफ ईच एक्टिविटी, मतलब हमें यहां पे हेड स्लैक और टेल स्लैक को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड डिटरमाइन द क्रिटिकल पाथ। तो गाइस ये क्वेश्चन नंबर सी हम लास्ट में देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले मैं यहां पर नेटवर्क डायग्राम बना लेता हूं। ए और बी, ए और बी इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज है, इससे पहले कोई एक्टिविटी नहीं है। अब सी से पहले है ए, तो सी से पहले मैं ए को बना लेता हूं और डी से पहले है बी, मैं यहां पे डी को बना लेता हूं। ई से पहले है सी, तो मैं यहां पे ई को बना लेता हूं और एफ से पहले भी है सी, मैं यहां पर एफ को बना लेता हूं और जी से पहले है सी डी। तो गाइस मैं सी और डी को मुझे बनाना है जी से पहले। तो गाइस यहां पे जी से पहले है सी डी, तो मैं यहां पे जी बना लेता हूं। तो जी से पहले डी तो आ रहा है, लेकिन मुझे सी को सी से डमी खींचना पड़ेगा, क्योंकि मैं सी को अगर इस तरीके से कर दूं, मैं सी को अगर यहां पे लेकर आ जाऊं, तो मेरे ई से पहले तो मैं सी को अगर यहां पे कर दूं तो ई से पहले सी था और एफ से पहले भी सी था। यहां पे देखो ई से पहले भी सी है और एफ से पहले भी सी है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो गाइज यहां पर मुझे मैं सी को यहीं पे रखता हूं। ई से पहले है सी, एफ से पहले है सी और यहां पे जी से पहले डी तो मैंने बना लिया है, लेकिन सी को बनाने के लिए मुझे डमी बनाना पड़ेगा। यह है मेरा डमी। अब उसके बाद एच से पहले है एफ और जी, तो एफ और जी मुझे पता है, यहां पे मैं बना लेता हूं। एच यहां पे सिर्फ एक ही आएगा, एक ही नोड और या एक ही एंड पॉइंट रहेगा। और आई से पहले है ई, तो मैं यहां पे बना लेता हूं आई। जे से पहले है आई, तो मैं यहां पे बना लेता हूं जे। और के से पहले है एच, मैं यहां पे बना लेता हूं के। तो दोनों का एंड पॉइंट एक रहेगा। तो गाइज मैं इसे बना लेता हूं वन, ये है मेरा वन। और मैं इसे नाम देता हूं टू, ये है मेरा थ्री, ये है मेरा फोर और ये है मेरा फाइव जिससे डमी कनेक्टेड है। ये है मेरा सिक्स और ये है मेरा सेवन। आप रैंडमली इसे नाम दे सकते हो। और ये है मेरा एट और ये है मेरा नाइन, यहां पे नाइन बना लेता हूं और ये है मेरा टेन एंड में। तो गाइस अब मैं जल्दी से नेटवर्क डायग्राम बना लेता हूं, लेकिन नेटवर्क डायग्राम बनाने से पहले क्योंकि मुझे यहां पे क्वेश्चन में स्लैक दिया है, तो मैं यहां पर इस तरीके से हम अपने नोड का अपने नोड को तीन पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। तो सबसे पहले मैंने ए और बी बना लिया है, जिसमें मैंने वन और थ्री यहां पे दे दिया है। मैं यहां पे नेटवर्क डायग्राम जल्दी से क्रिएट कर लेता हूं। तो गाइज यहां पर मैंने सक्सेसफुली नेटवर्क डायग्राम बना लिया है। अब मुझे यहां पर चाहिए एक्सपेक्टेड टाइम, ताकि मैं यहां पर इन एक्टिविटीज का ड्यूरेशन डाल सकूं। तो गाइज मैं जल्दी से ये टेबल बना लेता हूं।
तो गाइज यहां पर मैंने अपना टेबल बना लिया है। अब सबसे पहले मुझे यहां पे निकालना है एक्सपेक्टेड टाइम। तो एक्सपेक्टेड टाइम के लिए यहां पे एक गलती है, यहां पे मैं लिख देता हूं एम मोस्ट लाइकली, और जो प्रिजम्पटिव टाइम है जो कि हमारा पैसिमिस्टिक टाइम है वो है बी। तो गाइस एक्सपेक्टेड टाइम का फॉर्मूला है ए प्लस 4 टाइम्स एम माइनस बी डिवाइडेड बाय 6। तो अगर मैं यहां पे ए लेता हूं, मैं सबसे पहले इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, यहां पे प्लस आएगा गाइस, ये है प्लस। सबसे पहले मैं लिखूंगा 2 प्लस 4 3 जा 12 प्लस 4, ये 4 और डिवाइड में 6। फिर मैं लिखूंगा 8 प्लस 8 4 जा 32 प्लस 8 और डिवाइड में 6। फिर मैं लिखूंगा 7 प्लस 44 प्लस 9 और डिवाइड में 6। फिर मैं लिखूंगा 6 प्लस 24 प्लस 6 और डिवाइड में 6। फिर इसी तरीके से गाइस 9 प्लस 40 प्लस 11 और यहां पे डिवाइड में 6। अब यहां पे 10 प्लस 18 फोर जा कितना होता है 72 प्लस 14 और यहां पे होगा डिवाइड बाय 6। अब यहां पे 11 प्लस 44 प्लस 11 और डिवाइड बाय 6, यहां पे 6 प्लस 40 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 6, यहां पे होगा 4 प्लस 20 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 6, यहां पे होगा 3 प्लस 16 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 6, यहां पे होगा 1 प्लस 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। तो गाइस जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये 2 प्लस 12 प्लस 4 हो जाएगा 18 डिवाइड बाय 6। तो 18 डिवाइड बाय 6 होता है 3। इसी तरीके से 8 प्लस 32 प्लस 8 होता है 48 डिवाइड बाय 6। तो 48 डिवाइड बाय 6 होता है 8 6 48, राइट। तो ये हो जाएगा 8। अब इसी तरीके से 44 प्लस 7 प्लस 9 यहां पे हो जाता है 60। 60 डिवाइड बाय 6 होता है 10। अब यहां पे 6 प्लस 24 प्लस 6 होता है 36। 36 डिवाइड बाय 6 होता है 6। अब यहां पे 9 प्लस 40 प्लस 11 होता है 60 डिवाइड बाय 6, जो कि मुझे मिलेगा 10। इसी तरीके से 10 प्लस 72 प्लस 14 होता है 96। 96 डिवाइड बाय 6 होगा 6 1 जा, और यहां पे 3 दे देते हैं 6 6 जा, तो ये होगा 16। अब यहां पे 11 प्लस 44 प्लस 11 होता है 60। 66 डिवाइड बाय 6, तो यहां पे होगा 11। इसी तरीके से गाइस इसे सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यूज मिलेगी 10 5 4 और 1। तो गाइस यहां पे हमने एक्सपेक्टेड वैल्यूज को सक्सेसफुली निकाल लिया है। अब हमें निकालना है वेरिएंस को। तो गाइस वेरिएंस का फॉर्मूला है b माइनस ए डिवाइडेड बाय 6 और द होल स्क्वायर यहां पे आएगा। तो सबसे पहले मैं यहां पे लूंगा, मैं इसे क्लियर कर लेता हूं। मैं यहां पे लिखूंगा 4 माइनस 2 होता है 2 डिवाइडेड बाय 6 द होल स्क्वायर। यहां पे होगा 8 माइनस 8, तो ये तो जीरो आ जाएगा। जीरो को आप किसी से भी मल्टीप्लाई या प्लस करो, जीरो ही मल्टीप्लाई या डिवाइड करो, आपको जीरो ही मिलेगा। अब 9 माइनस 7 होता है 2 डिवाइडेड बाय 9 द होल स्क्वायर। इसी तरीके से 6 माइनस 6 आपको जीरो मिलेगा। अब यहां पे 11 माइनस 9 तो होता है 2 डिवाइडेड बाय 9 द होल स्क्वायर। 14 माइनस 10 आपको मिलेगा 4 डिवाइडेड बाय 9 द होल स्क्वायर। 11 माइनस 11 तो आपको जीरो मिल जाएगा। अब यहां पे 14 माइनस 6 आपको मिलेगा 8 डिवाइडेड बाय 9 द होल स्क्वायर। फिर उसके बाद है 6 माइनस 4 तो आपको मिलेगा 2 डिवाइडेड बाय 9 द होल स्क्वायर। उसके बाद आपको मिलेगा 5 माइनस 3 तो होता है 2 डिवाइडेड बाय नॉट 9, यहां पे 6 चल रहा था, 9 कहां से आ गया, मैं 9 यहां पे 6 लिख देता हूं, ठीक है, या गलती हो जाती है। वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग।
तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं 6 द होल स्क्वायर, 6 द होल स्क्वायर, और लास्ट में 1 माइनस 1 होता है 0, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 0, और ये वैल्यू 6 माइनस 6 0 थी, ये 0 आ जाएगी। अब गाइस मुझे इसको पॉइंट में सॉल्व नहीं करना है, मैं डायरेक्टली लिखूंगा 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय 36, यहाँ पे 0 आएगा, ये होगा 4 डिवाइडेड बाय 36, अगेन 0 आएगा, ये था 11 माइनस 9, तो ये होगा 4 डिवाइडेड बाय 36, ये होगा 4 4 16 डिवाइडेड बाय 36, ये होगा 0, ये होगा 64 डिवाइडेड बाय 36, ये होगा 4 डिवाइडेड बाय 36, ये होगा 4 डिवाइडेड बाय 36, और यहां पे आएगा 0। तो गाइस इस टेबल के साथ साथ मैं एक काम और कर लेता हूं, मैं यहां पे निकाल लेता हूं वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, लेकिन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए मुझे चाहिए क्रिटिकल पाथ। ओके, नो इश्यू, तो मैं यहां पे क्रिटिकल पाथ निकाल लेता हूं। सबसे पहले मुझे यहां पे लिखना है स्टार्ट टाइम और एंड टाइम। तो गाइस एक्टिविटी ए कितना टाइम ले रही है? 3, मैं यहां पे लिख देता हूं 3, और एक्टिविटी बी का टाइमिंग है 8, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 8। एक्टिविटी सी का टाइमिंग है 10, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 10। उसी तरीके से जो डी है उसका टाइमिंग है 6, मैं यहां पे, मुझे इसको मिटा के ऊपर लिखना है, मैं यहां पे लिख देता हूं D6। और उसके बाद है एक्टिविटी ई का टाइमिंग है, एक्टिविटी ई का टाइम है 10, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 10। उसी तरीके से एफ का जो टाइमिंग है वो है 16, मैं यहां पे लिखने वाला हूं 16, और जो जी का टाइम है वो है 11, मैंने यहां पे लिखा है 11। अब एच का टाइमिंग जो है वो है 10, तो गाइस मुझे एच के टाइमिंग में ही लिखना है, एच यहां पर है। आई का जो टाइम है गाइस, आई का जो टाइम है वो है 5, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 5, यहां पे लिख देता हूं 5। अब बचा जे और के, तो जे और के का टाइमिंग है 4 एंड 1, मैं यहां पे लिख देता हूं 4, यहां पे लिख देता हूं 1। अब गाइस मुझे यहां पे क्या करना है? तो गाइस बेसिकली मैं यहां पे बनाने वाला हूं कुछ इस तरीके से ब्रैकेट। इस डमी एक्टिविटी में कोई ब्रैकेट नहीं बनेगा, तो गाइस ये मैंने ब्रैकेट बना लिया है। अब ये ब्रैकेट में क्या होता है? तो गाइस जो भी एक्टिविटी होती है तो ऊपर स्टार्ट टाइम होता है और एंड टाइम होता है। आप स्टार्ट टाइम को एस टी भी कह सकते हो, और एंड फिनिश टाइम, इसे हम एंड टाइम नहीं फिनिश टाइम कहते हैं, फिनिश टाइम को आप एफ टी भी कह सकते हो या सिंपली एफ भी कह सकते हो। लेकिन जो ऊपर वाला होता है वो होता है एस्टिमेटेड, वो होता है एस्टिमेटेड। लेकिन गाइस जो ऊपर वाला होता है वो अर्लीएस्ट होता है, वो क्या होता है? अर्लीएस्ट। तो आप उसको EFT EST करके भी कह सकते हो या ES भी कह सकते हो। और जो नीचे वाला टाइम होता है वो भी होता है स्टार्ट टाइम और फिनिश टाइम, लेकिन नीचे वाला टाइम होता है लेटेस्ट। तो हम सबसे पहले गाइस अर्लीएस्ट को निकाल लेते हैं। अर्लीएस्ट निकालना बहुत सिंपल है गाइस, सबसे पहले एक्टिविटी ए स्टार्ट होती है। क्या ए से पहले कोई एक्टिविटी थी? नहीं, तो मैं यहां पे लिखता हूं 0। और ए एक्टिविटी ने कितना टाइम ली? वो है 3 मिनट्स लो या आवर्स लो। यहां पे हमें क्या गिवन है? यहां पर हमें गिवन है, यहां पे क्वेश्चन में तो कहीं पर गिवन नहीं है। तो गाइज यहां पे 5000 पर वीक दिया है, मतलब ये वीक है। ये जो टाइम है ये है वीक, तो ये होगा 3 वीक्स। तो एक्टिविटी ए 3 वीक्स ले रही है। अब उसी तरीके से एक्टिविटी ए भी 0 टाइम पे स्टार्ट हुई थी, और एक्टिविटी बी 8 वीक्स ले रही है। अब हम यहां पे लिखेंगे एक्टिविटी सी, जैसे ही 3 वीक्स कंप्लीट होते हैं एक्टिविटी सी स्टार्ट हो जाती है। तो एक्टिविटी का स्टार्टिंग टाइम है 3 वीक्स, और एक्टिविटी सी कंप्लीट होने के लिए 10 वीक्स ले रही है, तो 10 प्लस 3 होते हैं 13 वीक्स। इसी तरीके से एक्टिविटी डी की अगर हम बात करेंगे तो एक्टिविटी डी कब स्टार्ट होगी? जैसे ही एक्टिविटी बी एंड हो जाती है 8 वीक पर, तो एक्टिविटी डी स्टार्ट होती है। एक्टिविटी डी कितना टाइम लेती है? 6 वीक, तो 8 प्लस 6 होते हैं 14 वीक्स।
अब इसी तरीके से एक्टिविटी ई की बात करते हैं और एक्टिविटी एफ की बात करते हैं। तो दोनों भी कब स्टार्ट होगी, एक्टिविटी ई और एफ? जैसे ही एक्टिविटी सी एंड होती है 13 पर, तो दोनों एक्टिविटी एक साथ स्टार्ट हो जाएगी। अब एक्टिविटी ई टाइम ले रही है 10 वीक्स, तो 13 प्लस 10 होते हैं 23 वीक्स। और इसी तरीके से एक्टिविटी एफ ले रही है 16 वीक्स, तो 13 प्लस 16 होता है टोटल 29 वीक्स। गाइस, इस डमी एक्टिविटी को हमें कंसीडर नहीं करना है। अब एक्टिविटी जी कब स्टार्ट होगी? जैसे ही एक्टिविटी डी खत्म होती है तो स्टार्ट होती है एक्टिविटी जी। एक्टिविटी डी फिनिश होती है 14 पे, तो 14 है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ जी। जी कितने ड्यूरेशन तक के चलेगी? वो है 11 वीक, तो 11 प्लस 14 होता है 25 वीक्स। अब गाइस बात करते हैं आई की। तो एक्टिविटी आई कब स्टार्ट होगी? जैसे ही एक्टिविटी ई फिनिश हो जाती है। एक्टिविटी ई फिनिश कब होगी? 23 पे, तो 23 पे एक्टिविटी आई स्टार्ट हो जाएगी और ये 5 वीक तक के चलेगी, तो ये हो जाता है 28 वीक्स। अब मैं इसे भी कर देता हूं। जैसे ही 28 वीक्स हो गए तो एक्टिविटी आई हो गई फिनिश और एक्टिविटी जे स्टार्ट हो जाती है। तो 28 है एक्टिविटी जे का स्टार्टिंग पॉइंट। ये एक्टिविटी 4 वीक्स तक चलती है, तो 28 प्लस 4 होता है 32 वीक्स। अब गाइस, क्योंकि ये नोड 10 एंड पॉइंट है, सबसे लास्ट पॉइंट में आएगा, तो उसके लिए मुझे के को पता करना रहेगा। तो मैं एच से स्टार्ट करता हूं। एक्टिविटी एच कब स्टार्ट होगी? जैसे ही एक्टिविटी एफ फिनिश होती है और एक्टिविटी जी फिनिश होती है, तो एक्टिविटी एच स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइस, किसी भी एक्टिविटी को स्टार्ट होने से पहले, उससे पहले जितनी भी प्रीसीडिंग एक्टिविटीज हैं वो फिनिश होना बहुत जरूरी है, वरना एक्टिविटी एच स्टार्ट नहीं हो सकती। तो अगर मैं ये देखूं, एक्टिविटी जी 25 वीक में फिनिश हो गई, लेकिन अभी भी एक्टिविटी एफ चल रही है और एक्टिविटी एफ फिनिश होगी 29 वीक में। तो एक्टिविटी जी को होल्ड करना, फिनिश होने के बाद वेट करना पड़ेगा, और एक्टिविटी एफ चल रही है। एक्टिविटी एच को अभी तक वेट करना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा, ताकि उससे पहले जितनी भी एक्टिविटीज है वो फिनिश हो जाए। तो एक्टिविटी एफ को फिनिश होने के लिए 29 वीक्स लगते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एच एक्टिविटी है 29 वीक्स। 29 में जब हम 10 को ऐड करते हैं तो होता है 39 वीक्स। अब इसी तरीके से के का जो स्टार्टिंग है वो एंड पॉइंट ऑफ एच हो जाएगा, मतलब 39 मुझे यहां पे लिखना है और ये चलेगी 1 वीक तक, तो ये हो जाएगी 40 वीक। मैं यहां पे लिखता हूं 40। अब गाइस, प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होगा, प्रोजेक्ट कब फिनिश होगा? 32 वीक्स में जे एक्टिविटी फिनिश हो रही है, लेकिन के एक्टिविटी फिनिश होने के लिए लगेंगे 40 वीक। तो गाइज, यहां पर मैंने कंप्लीट कर लिया है अपना फॉरवर्ड पास। ये था मेरा फॉरवर्ड पास, जिसमें मैंने स्टार्ट और एंड टाइम अर्लीस्ट के लिए कैलकुलेट कर लिया है। अब मुझे यहां पे बनाना है बैकवर्ड पास, तो मैं पीछे जाऊंगा और मुझे स्टार्ट और फिनिश टाइम यहां पर निकाल लेना है फॉर ईच एंड एवरी एक्टिविटी। तो गाइस, सबसे पहले मैं ये इस तरीके से बना लेता हूं। तो गाइस, हमारे इस प्रोजेक्ट में सबसे एंड नोड कौन सी है? सबसे एंड नोड है वो है नोड नंबर 10 और पॉइंट नंबर 10। तो गाइस, इस पॉइंट से पहले दो एक्टिविटी थी, एक्टिविटी जे और एक्टिविटी के। तो गाइस, जो एक्टिविटी जे है वो 32 वीक्स में एंड होती है और एक्टिविटी के है 40 वीक्स में एंड होती है। तो गाइस, ये जो प्रोजेक्ट एंड होता है वो 40 वीक्स में एंड होगा, क्योंकि एक्टिविटी जे तो 32 वीक्स में एंड हो गई, लेकिन अभी भी एक्टिविटी के चल रही है, मतलब हमारा प्रोजेक्ट अभी तक फिनिश नहीं हुआ। तो हमारा प्रोजेक्ट कब एंड होगा? जब ये 40 एक्टिविटी के 40 वीक्स में एंड हो जाएगी। तो गाइस, जो एंड पॉइंट है हमें यहां पे वो लेना है 40, और क्योंकि इस नोड 10 पे
एक्टिविटी जे और एक्टिविटी के दोनों भी एंड हो रही है, तो दोनों के लिए हमारा फिनिश टाइम होगा 40। तो ये है स्टार्ट, ये है फिनिश, और यहां पे हम लेटेस्ट लिखेंगे, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम। अब गाइस मुझे स्टार्ट टाइम निकालने के लिए मैं जे के ड्यूरेशन को माइनस कर दूंगा। आपको इस ग्रीन कलर में जो ड्यूरेशन दिया है इस नंबर को देखना भी नहीं है। तो गाइस मैं 40 में से 4 को अगर माइनस करता हूं तो इसका स्टार्ट टाइम हो जाता है 36। इसी तरीके से अगर मैं 40 में से 1 को माइनस करता हूं तो इसका स्टार्ट टाइम हो जाता है 39। तो गाइज आपको आपको ऊपर वाला नंबर बिल्कुल नहीं देखना है, चाहे वो सेम हो या डिफरेंट हो, हमें बिल्कुल नहीं उसे देखना है। अब गाइस एक्टिविटी आई के आगे कौन सा नोड है, वो है नोड 9, और नोड 9 का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 36। तो गाइस एक्टिविटी आई का एंड पॉइंट रहेगा, फिनिश पॉइंट रहेगा 36। नोड 9 का लेटेस्ट स्टार्ट क्या है 36, तो आई के लिए एंड पॉइंट रहेगा 36, फिनिश पॉइंट रहेगा 36। अब इस 36 में से अगर मैं 5 को माइनस करता हूं तो मुझे मिलता है 31, जो कि रहेगा मेरा स्टार्ट टाइम ऑफ एक्टिविटी आई। अब गाइस इसी तरीके से अगर मैं एक्टिविटी ई की बात करूं तो एक्टिविटी ई का नोड, एक्टिविटी ई के सामने नोड है 6, और उस 6 का स्टार्ट पॉइंट है 31। तो गाइज मैं यहां पे लिख देता हूं 31, जो कि बन जाएगा एंड पॉइंट ऑफ एक्टिविटी ई। अब मैं इस एक्टिविटी का ड्यूरेशन जो कि है 10 वो माइनस करता हूं 31 से, तो यहां पे मुझे मिलेगा 21। अब गाइस इसी तरीके से मुझे एक्टिविटी एच का फिनिश टाइम निकालना है, तो मैं ये देखूंगा एक्टिविटी एच के आगे नोट है 8 और 8 का एंड टाइम है 39, स्टार्टिंग टाइम है 39, तो मैं यहां पे लिखूंगा 39। अब मुझे 39 में से एक्टिविटी एच का ड्यूरेशन माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 29। अब गाइस मेरे पास दो एक्टिविटी है, एक्टिविटी एफ और एक्टिविटी जी, दोनों भी एंड हो रही है नोड या पॉइंट 7 पे, और पॉइंट 7 का स्टार्टिंग पॉइंट है 29। तो गाइस 29 दोनों के लिए कॉमन रहेगा फिनिश पॉइंट, दोनों का एंड पॉइंट कॉमन रहेगा जो है 9, 29। अब मैं 29 में से अगर 16 को निकाल दूं जो कि एक्टिविटी एफ का ड्यूरेशन है, तो यहां पे मुझे मिलेगा 13। अब इसी तरीके से गाइस 29 में से अगर मैं 11 को निकाल देता हूं तो मुझे यहां पे क्या मिलने वाला है, यहां पे मिलने वाला है 18। अब मैं ये देखता हूं, मुझे डमी को बिल्कुल भी नहीं देखना है, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं देखूंगा। अब मुझे देखना है, अब मुझे यहां पे देखना है एक्टिविटी डी का एंड पॉइंट क्या रहेगा। तो एक्टिविटी डी के आगे नोड है 5, और इस 5 का लेटेस्ट फिनिश है, लेटेस्ट स्टार्ट नॉट फिनिश, लेटेस्ट फिनिश है 18। तो गाइज मैं यहां पे लिख देता हूं 18, जो कि बन जाएगा एक्टिविटी डी का एंड पॉइंट। अब मुझे एक्टिविटी डी का स्टार्ट पॉइंट निकालना है, तो मैं एक्टिविटी डी का ड्यूरेशन जो कि है 6 माइनस कर दूंगा 18 में से, तो 18 में से अगर 6 जाता है तो यहां पे बनता है 12। और इसी तरीके से एक्टिविटी बी के आगे है पॉइंट 3 या नोड 3, जिसका स्टार्ट टाइम है, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम है 12, तो 12 बन जाएगा एंड पॉइंट ऑफ एक्टिविटी बी। अब एक्टिविटी बी का ड्यूरेशन है 8 वीक, 8 में से मैं 12 में से मैं 8 को माइनस करता हूं, तो यहां पे हो जाएगा 4। अब गाइज मुझे निकालना है एक्टिविटी सी का एंड पॉइंट, लेटेस्ट फिनिश। तो एक्टिविटी सी के आगे जो नोड है वो है 3, वो है 4, तो नोड 4 का स्टार्ट टाइम 21 भी है और 13 भी है, तो लेटेस्ट कौन सा है 21 या 13, तो लेटेस्ट है 13। तो गाइज यहां पे आएगा 13, तो हमें लेटेस्ट स्टार्ट देखना है, लेटेस्ट स्टार्ट, तो 13 बन जाएगा लेटेस्ट फिनिश ऑफ एक्टिविटी सी। अब एक्टिविटी सी का ड्यूरेशन है
10 वीक, तो अगर मैं 13 में से 10 माइनस करता हूं तो मुझे मिलेगा 3। अब इसी तरीके से 3 जो है नोड 2 का स्टार्ट पॉइंट है, तो यहां पे 3 मैं लिख देता हूं, जो बन जाएगा एक्टिविटी ए का एंड फिनिश पॉइंट। अब 3 में से एक्टिविटी ए का जो ड्यूरेशन है वो 3 है, तो 3 में से 3 को माइनस करता हूं तो मुझे मिल जाएगा 0। तो इस तरीके से गाइस मैंने बैकवर्ड पास को भी यहां पर बना लिया है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे गाइस जो हमारा नोड होता है उसमें ये तो होता है नोड का नंबर, ये होता है नोड का नंबर। अब यहां पे क्या होगा गाइस, पहले पार्ट में यहां पे मैं क्या लिखूंगा, यहां पे रहेगा अर्लीस्ट फिनिश टाइम। तो गाइस बेसिकली दोनों भी फिनिश टाइम ही रहते हैं, दोनों भी फिनिश टाइम रहेगा। जो पहला वाला है वो अर्लीस्ट रहेगा, जो दूसरा वाला है वो लेटेस्ट रहेगा। तो गाइस ये निकालना बहुत आसान है। मैं सबसे पहले कलर को चेंज कर लेता हूं, तो यहां पर मैं इसे सर्कल करूंगा, सबसे ऊपर वाला यहां पे लिखूंगा और नीचे वाला यहां पे लिखूंगा। और इसी तरीके से मैं इसे ऐसे सर्कल कर लेता हूं, सबसे ऊपर वाला पहले पार्ट में लिखूंगा और नीचे वाला दूसरे पार्ट में लिखूंगा। और गाइस पहले क्या आएगा, पहले तो 0 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि फर्स्ट एक्टिविटी हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। अब यहां पर भी सेम, मैं इसे सर्कल कर लेता हूं, तो ऊपर वाला 13 मैं यहां लिखूंगा और नीचे वाला 13 मैं यहां लिखूंगा। अब इसी तरीके से मैं इसे सर्कल कर लेता हूं, तो ऊपर वाला 14 मैं यहां लिखूंगा और नीचे वाला 18 मैं यहां लिखूंगा। अब मैं इसे भी सर्कल कर लेता हूं, तो ऊपर वाला 23 में यहां लिखूंगा, नीचे वाला 31 में यहां लिखूंगा। इसी तरीके से इस सर्कल में 25 जो ऊपर है वो पहले आएगा और 29 वो बाद में आएगा। और यहां पे 28 और 36 में जो ऊपर वाला है 28 वो पहले आएगा, 36 आएगा बाद में। और यहां पर भी सेम केस 39 और 39 दोनों में आएंगे। अब अगर मैं यहां पे बात करता हूं, तो गाइस यहां पे मेरे पास दो नंबर्स हैं, 40 है 40 और यहां पे 32 और 40। तो गाइस जो सबसे बड़े नंबर्स होते हैं वो लेना है। यहां पे 40 बड़ा नंबर तो है लेकिन 32 छोटा है। लेकिन अगर मैं इस केस की बात करूं तो इसमें 40 40 दोनों भी है, तो मैं 40 और 40 यहां पे लिख देता हूं। तो गाइस इस तरीके से मैंने यहां पे बना लिया है अपना नेटवर्क डायग्राम। मुझे यहां पे स्लैक वेरिएबल निकालना है। स्लैक वेरिएबल्स के लिए मैंने फॉरवर्ड और बैकवर्ड पास के स्टार्ट और एंड टाइम को भी यहां पे बना लिया है। सबसे पहला क्वेश्चन था नेटवर्क डायग्राम, तो नेटवर्क डायग्राम तो मैंने ऑलरेडी यहां पे बना लिया था। तो ये था आंसर नेटवर्क डायग्राम का। अब मुझे इसी नेटवर्क डायग्राम में स्लैक निकालने के लिए टाइम एस्टिमेट्स को निकालना पड़ा, इसीलिए मैंने इस नेटवर्क डायग्राम में टाइम एस्टिमेट्स भी बनाया है। अब मुझे यहां पे क्रिटिकल पाथ को भी निकालना है। तो गाइस ये डायग्राम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम क्रिटिकल पाथ ऊपर वाले नंबर से निकाल लेंगे। जो मेरा क्वेश्चन नंबर 2 था वो था स्लैक निकाल दो और क्रिटिकल पाथ निकालो। तो मैं स्लैक सबसे पहले निकाल देता हूं, जो है क्वेश्चन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर बी के लिए, क्वेश्चन नंबर बी कहां से स्टार्ट होगा गाइस, तो स्लैक निकालने के लिए, स्लैक निकालने के लिए हमें टाइम रिक्वायर्ड था, तो हमने टाइम के लिए इस टेबल को बनाया है। तो गाइस जो बी हमारा स्टार्ट हो रहा है वो यहां से स्टार्ट होगा, बी नीचे से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि गाइस स्लैक निकालने के लिए हमें टाइम चाहिए था और सिर्फ नेटवर्क डायग्राम बनाने के लिए हमें कोई टाइम नहीं चाहिए था। हम सिर्फ नेटवर्क डायग्राम बना के ABCD लिख दिया और फिनिश हो गया। लेकिन क्योंकि यहां पे हमने टाइम्स को भी कैलकुलेट किया है, वो टाइम सिर्फ और सिर्फ स्लैक और क्रिटिकल पाथ को कैलकुलेट करने के लिए किया गया है। तो गाइस जो बी स्टार्ट हो रहा है वो इस टेबल से स्टार्ट हो रहा है। अब मैं यहां पर स्लैक निकाल लेता हूं। तो बेसिकली स्लैक में क्या होगा, मैं यहां पे एक्टिविटीज को दोबारा लिख लेता हूं। तो गाइस यहां पर मैं एक्टिविटी को लिख लेता हूं, ये है मेरी एक्टिविटी जिसमें ABCDEF और ये के तक के गया है, तो मैं इसे कंप्लीट कर लेता हूं। तो गाइस एक्टिविटी ए का ड्यूरेशन क्या है, 1 से 2। एक्टिविटी ए का ड्यूरेशन क्या है, 1 से 2। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 1 से 2। और इस एक्टिविटी ए का टेल स्लैक क्या होगा, टेल स्लैक क्या होगा और हेड स्लैक क्या होगा। तो गाइस बहुत आसान है। टेल स्लैक अगर मैं देखूं तो एक्टिविटी ए का मुझे ये नंबर देखना है, बेसिकली मुझे ये नंबर्स को देखना है। 1 से स्टार्ट हो रही हैं
तो 1 से जो स्टार्ट हो रही है तो यहां पे जो दो नंबर्स है वो है 0 0 और एंड हो रही है एक्टिविटी ए 2 पर। मुझे कहां पे एंड हो रही है 2 पे, तो 2 पे कौन से दो नंबर्स है 3 और 3। तो गाइस जो टेल होता है वो पीछे होता है और जो हेड होता है वो एंड में होता है, राइट। एरो पर जो होता है वो हेड होता है। तो यहां पे टेल स्लैक होगा 0 - 0 और हेड स्लैक होगा 3 - 3। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 0 - 0 जो कि आंसर आता है 0 और यहां पे आएगा 3 - 3 जो कि आंसर आएगा 0। गाइस इसमें हमें सिर्फ बड़ा और छोटा नंबर लिखना है, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर। अब एक्टिविटी बी की अगर मैं बात करूं तो यह है 1 से 3। मैं यहां पे लिख देता हूं 1 से 3। अब इस एक्टिविटी का टेल है 0 0 और हेड है 12 और 18। तो मैं बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर करता हूं 12 - 8। तो गाइज मैं यहां पे पहले लिख लेता हूं 12 - 8 और ये है 0 0। तो 12 - 8 0 नहीं होता है, ये होता है 4। अब इसी तरीके से गाइज एक्टिविटी सी को अगर मैं देखूं तो एक्टिविटी सी का टेल है 3 3 और हेड है 13 13। तो मैं 3 3 और 13 13 लिख लेता हूं और ये एक्टिविटी है 2 से 4। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 2 से 4 और ये लिखता हूं 3 3 और ये है 13 और 13 0। अब गाइस एक्टिविटी डी की बात करते हैं। तो एक्टिविटी डी 3 से 5, राइट। 3 से 5 है तो मैं यहां पे लिख देता हूं 3 से 5 और इसका जो टेल स्लैक है वो है 12 - 8 और 18 - 14। अगर मैं इसे माइनस करूं तो यहां पे होता है 4 और यहां पे होता है 4। अब एक्टिविटी ई के बारे में देखते हैं। तो गाइस एक्टिविटी ई है 4 - 6। ये है एक्टिविटी ई 4 - 6। मैं यहां पे लिख देता हूं 4 - 6। लेकिन इस एक्टिविटी का टेल क्या है, इस एक्टिविटी का टेल है 13 13 और हेड है 31 23। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 31 23 और ये है 13 13 और यहां पे बच जाता है 8। गाइस अब एक्टिविटी एफ की बात करते हैं। तो एक्टिविटी एफ मुझे मिलेगी कहां पर, मुझे मिलेगी एक्टिविटी एफ यहां पर। यह है एक्टिविटी एफ जो कि है 4 - 7। तो मैं जल्दी से यहां पे लिख देता हूं 4 - 7। अब यहां पर मैंने एक्टिविटी एफ लिख दिया है जो कि 13 13 - 29 15 होगा। यहां पर मुझे मिलता है 29 - 15 पे 14। तो ये मुझे मिल गया है 14। अब एक्टिविटी जी की बात करते हैं। तो गाइज यहां पे एक्टिविटी जी 5 - 7 है। ये है एक्टिविटी जी 5 - 7 जो कि 14 18। मैं पहले 5 - 7 लिख देता हूं ताकि कोई गड़बड़ ना हो। अब एक्टिविटी जी है 5 - 7। तो गाइस 7 का मुझे पता है, 7 का है 29 और 15 जो कि होता है 14। मैं वापिस से क्रॉस चेक भी इसे कर लूंगा और 5 का भी मुझे पता है, ये 5, राइट। 5 एंड में है तो मुझे इसको देखना है एंड में। 18 - 14। तो चलो क्रॉस चेक कर लेते हैं कि ये प्रॉपर है या नहीं। तो ये 29 और एक्टिविटी जी 18 - 14। हाँ 18 - 14 है, ये 14 है। और 29 - 15, 29 - 25 है, नॉट 15। तो एक्टिविटी एफ में भी कुछ गड़बड़ हुई है। यह है 25। तो गाइज यहां पे आने वाला है 4 और यह है 25। यहां पे आने वाला है 4। गाइज अब एक्टिविटी एच की बात करते हैं। तो एक्टिविटी एच है 7 से 8। तो 7 वही 29 और 25 है। 7 से 8, 7 है
27 होना चाहिए, 18 और 25। ओके, ये 29 25 यहां पे आएगा और ये 18 यहां पे आएगा। मैं एक्टिविटी जी को दोबारा देख लेता हूं। एक्टिविटी जी जो स्टार्ट होती है 18 माइनस 14 से, तो गाइस जो 18 माइनस 14 है वो यहां पे आना चाहिए, और जो 29 माइनस 25 है वो यहां पे आना चाहिए। अब ये है परफेक्ट। अब यहां पे आएगा 29 माइनस 25, ये होता है 4। अब 8 पे हम देखते क्या है, 8 का जो है 39 और 39, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 39 और 39, मुझे मिलता है 0। अब गाइस आई को हम देखते क्या है, यहां पर आई में है 6 to 9, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 6 to 9, और जो 6 है वो है 31 23। 6 जो है वो है 31, ये जो 6 है वो है 31 23, लेकिन 6 मुझे पहले में लिखना है तो मैं पहले में लिखूंगा 31 माइनस 23 और 8। अब 9 अभी तक मैंने निकाला नहीं है, तो गाइज मैं 6 और 9 को देख लेता हूं। 6 है, 6 का टेल है 31 23, तो गाइज 6 का जो टेल है 31 23 है, और 9 में जो है वो 28 और 36, मतलब 36 माइनस 28, तो मैं यहां पे लिखूंगा 36 माइनस 28, तो यहां पे मुझे बन जाता है 8। अब गाइज एक्टिविटी जे की बात करते हैं, तो एक्टिविटी जे में टेल है 9 और हेड है 10, 9 और 10, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 9 और 10। 9 मुझे पता है 36 माइनस 28 इक्वल्स टू 8, तो गाइज ये मैंने 9 जो सेकंड पार्ट है तो मैंने सेकंड पार्ट में से देखकर लिखा है। अब जो 10 है, 9 और जो 10 है वो है 40 माइनस 40, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 40 माइनस 40 इक्वल्स टू 0। अब गाइस मुझे के निकालना है, तो के क्या है, तो जो के है वो है 8 माइनस 10, मैं यहां पे लिख देता हूं 8 माइनस 8 कॉमा 10, तो 8 का मुझे पता है 8 जो सेकंड पार्ट है वो 39 और 39 है, जो कि मुझे 0 मिलेगा, और 10 का है 40 माइनस 40, जो कि मुझे 0 मिलेगा। तो गाइस 9 है और 10 है, 10 क्योंकि सेकंड प्लेस पर है तो मुझे ये मेरी सेकंड प्लेस है और ये मेरी फर्स्ट प्लेस है, तो क्योंकि 10 सेकंड प्लेस है तो सेकंड प्लेस पर ही मुझे इसे देखना होगा। सेकंड मतलब दूसरी प्लेस। तो गाइस इस तरीके से हमने टेल और हेड स्लैग को सक्सेसफुली यहां पे निकाल लिया है। अब गाइस हम निकालते हैं पाथ। तो इसका पाथ निकालने तो बहुत ही मुझे बुखार आ रहा है, लेकिन यार निकालना तो है, मैं इसका पाथ जरूर निकालूंगा। मैं थोड़ा सा करता हूं एक स्मार्ट वर्क, मैं इसे कॉपी कर लेता हूं ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। तो गाइज ये मैंने देसी जुगाड़ यहां पे कर लिया है। अब मैं यहां पे फटाफट इन नंबर्स को मिटा देता हूं जिसकी मुझे कोई जरूरत ही नहीं है। तो गाइज अब मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं पाथ। मैं यहां पे लिखूंगा पाथ, और जो सबसे पहला पाथ है वो है, मैं यहां पे बना लेता हूं 1 2 4 6 9 और 10। तो गाइज यहां पे सबसे पहला पाथ है 1 2 4 6 9 और 10। अगर मैं इसे टोटल करूं तो 3 प्लस 10 होता है 13, 13 प्लस 10 होता है 23, 23 प्लस 5 होता है 28, 28 प्लस 4 होता है 32, तो ये होगा 32 वीक्स। अब इसी तरीके से जो सेकंड पाथ यहां पे है वो पहले मैं इसे मिटा देता हूं। तो जो सेकंड पाथ है गाइस वो है 1 2 4 7 8 10, तो मैं यहां पे लिखता हूं 1 2 4 7 8 10। तो गाइस यहां पे अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं तो होता है 3 प्लस 10 13, 13 प्लस 16 29, 29 प्लस 10 39, 39 प्लस 1 40, तो ये हो जाएगा 40 वीक्स।
अब गाइस थर्ड पाथ मैं यहां पे चेक करता हूं कि मेरे पास थर्ड पाथ अवेलेबल है या नहीं। तो गाइस यहां पर मैं डमी को बिल्कुल भी नहीं लेने वाला हूं। तो जो थर्ड पार्ट बच जाता है वो कुछ इस तरीके से आएगा 1357। मैं यहां पे लिखता हूं 13578 और ये है 10। अगर मैं इसे टोटल करूं तो मुझे इसको पहले हटाना है। अगर मैं इसे टोटल करूं तो 8 प्लस 6 होता है 14, 14 प्लस 11 होता है 25, 25 प्लस 10 35, 35 प्लस 1 36 वीक्स। तो गाइस यहां पे मैंने बड़ी आसानी से इस देसी जुगाड़ से अपना अपने पाथ्स को निकाल लिया है। अब मुझे जो करना है, मैं यहां पे मैं इसे डिलीट कर देता हूं सबसे पहली फुर्सत में। अब गाइस मुझे निकालना है क्रिटिकल पाथ। तो जो क्रिटिकल पाथ होता है वो होती है सबसे बड़ी वैल्यू के सामने जो पाथ है, सबसे बड़ी वैल्यू है 40 और 40 के सामने जो पाथ है वो बन जाएगा क्रिटिकल पाथ। मतलब 1 2 4 7 8 और 10। अगर मैं प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम निकालूं, अगर मैं प्रोजेक्ट कंप्लीशन या प्रोजेक्ट ड्यूरेशन शॉर्ट फॉर्म में प्रोजेक्ट ड्यूरेशन यहां पे निकालूं तो वो होता है इसी क्रिटिकल पाथ का बड़ा नंबर जो कि है 40 वीक्स। तो गाइस अभी तक हमने सिर्फ क्वेश्चन नंबर बी को ही सॉल्व किया है, जिसमें हमने स्लैक निकाला है और हमने डिटरमाइन कर लिया है कि क्रिटिकल पाथ मेथड क्या है। अब गाइस एक काम हम करते हैं, क्योंकि हमारे पास वेरिएंस है, हमारे पास हमारे पास यहाँ पे क्रिटिकल पाथ है, तो हम क्रिटिकल पाथ का वेरिएंस निकाल लेते हैं ताकि हमें आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। तो मैं यहां पे लिखता हूं वेरिएंस जो कि होता है सिग्मा स्क्वायर। तो गाइस 1 से 2 का वेरिएंस क्या है? 1 से 2 का, तो 1 से 2 ए है, राइट। तो ए का वेरिएंस है 4/36। तो गाइस ये जो मैंने लिखा है 1 से 2, 1 से 3, 2 से 4, तो ये मुझे यहां पे काम आएगा। 1 से 2 है ए और ए का वेरिएंस है 4/36। तो गाइस मैं यहां पे लिख देता हूं 4/36 प्लस, अब मुझे 2 से 4 इस एक्टिविटी का वेरिएंस चाहिए। तो 2 से 4 मुझे यहां पे सी में मिल रहा है, तो मैं सी में वेरिएंस ढूंढूंगा। सी में है 4/36। 4/36 मैं यहां पे लिख देता हूं। प्लस अब गाइस मुझे देखना है 4 से 7 का, 4 से 7 होता है एफ, और इस एफ का जो वेरिएंस है वो 16/36। तो गाइस मैं यहां पे लिख देता हूं 16/36 प्लस, अब 7 टू 8 की बारी आती है। तो 7 टू 8 में 7 टू 8 शायद नहीं है, हाँ यहां पर है, होना ही चाहिए एच में एच का जो वेरिएंस है गाइस वो है 64/36। तो मैं यहां पे लिखूंगा 64/36 प्लस, अब 8 टू 10 का वेरिएंस क्या है? तो सबसे लास्ट में है के, वो है 0। तो गाइस जब मैं इन सब वैल्यूज को ऐड करूंगा, ऐड करने से पहले मैं इसे थोड़ा सा कर देता हूं ऐसे। तो जब मैं इन सबको ऐड करूंगा तो सबके डिनोमिनेटर में कॉमन है 36। यहां पर है 4 प्लस 4, तो मैं लिखूंगा 4 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64। तो गाइज ये होता है 20 और 20 प्लस 60 होता है 80, 88। तो ये हो जाएगा 88/36 जो कि मेरा निकला है वेरिएंस। अब गाइज अगर मैं 88 और 36 को डिवाइड करूं तो मैं यहां पे डिवाइड करके देख लेता हूं। 88 डिवाइडेड बाय 36 तो मुझे मिलेगा 2.4444, क्योंकि कोई नंबर 5 से बड़ा नहीं है तो मैं यहां पे ले लेता हूं 2.4। चलो दो डिजिट ले लेते हैं 2.44। अब मुझे लिखना है स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि बिना किसी स्क्वायर के
होता है। मैं यहां पे लिखूंगा 2.44 और उसे डाल दूंगा स्क्वायर रूट के अंदर। तो गाइज अब बारी आती है 2.44 की स्क्वायर रूट निकालना। तो गाइज यहां पर स्क्वायर रूट आपको कहीं पे दिख रहा है, यहां पे स्क्वायर रूट है, ये है स्क्वायर रूट, और मैं लिखता हूं 2.44। तो ये मुझे आंसर दे देगा, यहां पे मुझे सबसे पहले लिखना पड़ेगा 2.44। अब मैं स्क्वायर रूट इसका करूं तो मुझे मुझे मिल जाएगा 1.56 और आगे है 2, 1.562। मुझे सिर्फ 2 डिजिट चाहिए, तो मैं तीसरा देखूंगा क्या तीसरा डिजिट 5 या 5 से बड़ा है। नहीं, तो मैं इस 6 में 1 ऐड नहीं करूंगा और इसे ऐसे ही डिस्कार्ड कर दूंगा। अगर ये 2 की जगह यहां पे 5 या 5 से कोई बड़ा नंबर होता तो मुझे इस 6 में एक ऐड करके 7 लिखना पड़ता। तो गाइज यहां पे मैं लिखूंगा 1.56 जो कि मेरा है एस डी। स्टैंडर्ड डेविएशन अब मुझे यहां पे मिल चुका है। अब गाइस देखते हैं सी क्वेश्चन में क्या बोला है। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट पेनल्टी ऑफ 5,000 पर वीक इज टू बी चार्ज। अच्छा, क्लाइंट चार्ज करेगा पेनल्टी, वो भी 5,000 एक वीक का। क्यों? क्यों भाई? फॉर एनी डिले बियॉन्ड 37 वीक्स। इसका मतलब यह है कि 37 वीक्स आपका हो गया क्लाइंट की तरफ से डेडलाइन। तो गाइज अगर मैं इसका नॉर्मल ग्राफ बनाता हूं तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहां पे जो होगा वो होता है प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, नॉर्मल ड्यूरेशन। तो गाइज प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम है हमारा 40 वीक्स। मैं यहां पे लिख देता हूं 40 वीक्स। अब क्लाइंट क्या कहता है? अब क्लाइंट ये कहता है कि अगर आप 37 वीक के आगे जाते हो तो आपको पेनल्टी देना पड़ेगा एक वीक का 5,000 रुपए। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नगरिया एंड एसोसिएट्स, ये कंपनी का नाम होगा, विल हैव टू पे मैक्सिमम पेनल्टी ऑफ रुपीज 15,000। इसका मतलब यह है कि इस कंपनी ने, कंपनी का नाम क्या है? नगारिया एंड एसोसिएट्स। तो इस कंपनी ने क्लाइंट से प्रोजेक्ट तो ले ली। अब क्लाइंट ने इन्हें सीधे सीधे वार्न किया है कि 37 वीक्स के अंदर अंदर काम हो जाना चाहिए। अगर 37 वीक्स के आगे आप जाओगे तो आपको हर वीक पे 15,000 रुपए पेनल्टी पे करना पड़ेगा। 15 या 5,000 रुपीज, हाँ 5,000 रुपीज हर वीक का आपको पे करना पड़ेगा। मतलब अगर आप 37 वीक क्रॉस करके एक वीक भी आगे बढ़ जाते हो, 38 वीक, तो एक वीक का आपको देना पड़ेगा 5,000 रुपीज। तो इस नगारिया एंड एसोसिएट्स कंपनी के इकोनॉमिस्ट लोगों ने जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम निकाला है वो तो खुद 40 वीक्स हो रहा है। मतलब 40 वीक्स में ये कंप्लीट होगा, 40 वीक्स में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि क्लाइंट तो ये बोल रहा है कि नहीं, मुझे 37 वीक्स में ही चाहिए, तो इस कंपनी को थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा। 40 की जगह दिन रात मेहनत करके 37 वीक या 37 वीक्स के अंदर अंदर उस प्रोजेक्ट को देना पड़ेगा, उस प्रोजेक्ट को डिलीवर करना पड़ेगा। वरना अगर 37 के आगे ये जाते हैं तो उन्हें पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। अब जो बॉस होता है इस कंपनी का, वो देखता है कि अगर मान लो गिरी सी गिरी हालत में हम आगे बढ़ भी जाते हैं 40, 41, 42, तो हमारे पास पेनल्टी पे करने के लिए कितने पैसे जेब में रखे हुए हैं। तो गाइज यहां पे जो लिखा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नगरिया एंड एसोसिएट्स विल हैव टू पे अब मैक्सिमम पेनल्टी। तो मैक्सिमम का वर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब कंपनी का जो बॉस होता है वो ये देखता है कि हमारी जेब में, हमारी कंपनी के पास सिर्फ और सिर्फ 15,000 ही पड़े हुए हैं। अगर पेनल्टी पड़ती है तो हम 15,000 रुपीज को झेल सकते हैं, 15,000 के बाद हम नहीं झेल पाएंगे। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये।
एक वीक में 5,000 रुपए की पेनल्टी लग रही है। तो ये मैक्स टू मैक्स कितनी पेनल्टी बर्दाश्त कर सकते हैं? तो गाइस अगर एक वीक में 5 है तो 2 वीक में हो जाएगी 10 और 3 वीक में हो जाएगी 15। तो गाइस ये सिर्फ 15,000 तक ही पेनल्टी को बर्दाश्त कर सकते हैं, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ 3 वीक्स तक ही एक्सटेंड कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझा है। तो गाइज अब हम चलते हैं इसकी सॉल्यूशन की तरफ। तो गाइज यहां पे मैं बना लेता हूं 37 वीक। 37 वीक के अंदर ही चाहिए, लेकिन मान लो 37 वीक्स प्लस 3 वीक पेनल्टी के जो मैक्सिमम ये कंपनी बर्दाश्त कर सकती है हो जाता है 40। तो गाइज हम जो प्रोबेबिलिटी अभी निकालने वाले हैं वो हम 40 की ही निकाल लेते हैं। उसके बाद जिसे माइनस करना रहेगा, जिसे प्लस करना रहेगा, उसे हम सब कर लेंगे। तो स्टार्ट होती है बात जीरो से और जीरो से और जीरो से और जाती है 40 तक। तो हम बेसिकली हमें ये वैल्यू निकालना है, इतनी वैल्यू, क्योंकि इतनी वैल्यू हमें पता है, नहीं ये भी नहीं पता है, टोटल हमें पता है 0.5 हमें पता है। तो हम लेफ्ट साइड की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, हमें निकालना है राइट साइड की वैल्यू, जो कि बहुत आसानी से z की मदद से निकल जाएगी। तो गाइज मैं यहां पे फॉर्मूला लिखता हूं। तो ये जो मिडिल पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, और ये होता है x। तो गाइज मैं यहां पे जल्दी से कलर को तब्दील करके यहां पे लिख देता हूं z का फॉर्मूला, x माइनस प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो गाइज यहां पे हमारा जो x है वो है 37 माइनस जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम है वो है 40 डिवाइडेड बाय हमें कितना मिला है स्टैंडर्ड डेविएशन 1.56। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो मुझे मिलता है 37 माइनस 43 अपॉन 1.56। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो मुझे मिल जाता है 1.923। तो गाइज यहां पे मैंने z की वैल्यू निकाल ली है और ये है z की वैल्यू। अब मुझे टेबल की वैल्यू निकालना है, क्योंकि गाइज ये जो अंदर वैल्यूज होती है ये टेबल की वैल्यू होती है। ये जो 0.5 है ये भी टेबल की वैल्यू है। तो मैं यहां पे लिखूंगा फॉर z इक्वल्स टू 1.923 टेबल वैल्यू इज, मैं यहां पे लिख देता हूं इक्वल। तो गाइज टेबल वैल्यू में मुझे क्या करना है, z की है 1.9 के 2 में देखना है, मैं 3 को छोड़ देता हूं, क्योंकि हमारे पास z की सिर्फ दो ही वैल्यू अवेलेबल है, जो कि 1 पॉइंट समथिंग आएगी कॉलम में और रो में इस तरीके से आएगा 0.02। अब मैं 3 को यहां पे स्किप कर दूंगा, उसकी हमें कोई जरूरत भी नहीं है। तो गाइज 19.2 में हमें देखना है, 19 कुछ ऐसे रहेगा और 0.02 में यहां पे हमें कुछ मिलने वाला है। तो ये है 0.46 0.4726। तो गाइज इसे मैं लिख देता हूं। तो गाइज ये जो वैल्यू है ये 37 और 40 के बीच में है, 0.4726। अगर मुझे 0 से 37 तक के निकालना है तो मैं टोटल पूरे में से 1.5 0.5 में से इस 0.4726 को माइनस कर दूंगा। तो गाइज नॉर्मल डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखेगा, लेकिन अब इस क्वेश्चन में गाइस, इस क्वेश्चन में 37 हमें डेडलाइन दिया है और क्योंकि हमें प्रोजेक्ट ड्यूरेशन मिला है 40 वीक, तो गाइस हम 40 वीक को नॉर्मल में नहीं लेंगे। इस केस में हम 37 को नॉर्मल वीक में लेंगे, जो कि हमारा नॉर्मल ड्यूरेशन होगा, और जो 40 है उसे हम यहां पे शिफ्ट कर देंगे। तो गाइस जो x है वो 40 हो जाएगा और इस केस में हम इस 37 को हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम लेने वाले हैं। तो गाइस बेसिकली हमें 0 से 40 तक के निकालना है। 0 से 40 तक हम कितना प्रोबेबिलिटी हमें कितनी मिलती है। तो मुझे 0 से 37 पता है कि ये 0.5
1.5 है, मुझे बेसिकली निकालना है 37 से 40। तो मैं यहां पे लिखता हूं z का फॉर्मूला x माइनस प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम डिवाइडेड बाय सिग्मा। तो x है 40 माइनस 37 डिवाइडेड बाय 1.56। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो यहां पे आता है 3 अपॉन 1.56। अगर 3 अपॉन 1.56 को मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा 1.92। मैं यहां पे लिखता हूं 1.92। तो गाइज अब हमें इस 1.92 के लिए टेबल वैल्यू निकालना है, क्योंकि ये z की वैल्यू है, हमें टेबल वैल्यू निकालना है। तो z की वैल्यू 1.9 में हम 2 को देखेंगे, तब जाके हमें इस टेबल का ये वाला पार्ट मिल जाएगा। मैं यहां पे लिख देता हूं फॉर z इक्वल्स टू 1.92 टेबल वैल्यू इज तो मैं 1.9 के 2 में देखता हूं। तो गाइस ये है 1.9 और इसका जो 2 है वो यहां पे मिलने वाला है, ये है 0.2। तो 1.9 के 2 में मुझे मिल रहा है 0.4726। तो 0.4726 को मैं यहां पे लिख देता हूं। तो गाइस इसकी वैल्यू मुझे पता चल गई 0.4726। अब मैं 0.5 और इस नंबर दोनों को ऐड कर लेता हूं तो मुझे मिल जाएंगी प्रोबेबिलिटी ऑफ 40 वीक्स का कंप्लीशन। तो यहां पे मुझे मिलने वाला है 0.5 प्लस 0.4726। अगर मैं दोनों को प्लस करता हूं तो वैल्यू आती है 0.9726। तो गाइस अगर मुझे इसे प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करना है तो मैं सिंपली इसे मल्टीप्लाई करूंगा 100 और ये बन गई प्रोबेबिलिटी परसेंटेज। तो 0.97 जब मैं 0.9726 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाता है 97.26 परसेंटेज। तो गाइस यहां पे 97.26 हमें प्रोबेबिलिटी मिलती है 40 वीक्स में कंप्लीट करने की। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, देयर इज a 97.26% चांस, यहां पे इतना चांस है ऑफ कंप्लीटिंग प्रोजेक्ट विद इन 40 डेज, विद इन 40 डेज। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दैट इज देयर इज a 97.26% chance to pay the penalty of maximum rupees 15,000। That's it। तो गाइस हमने यहां पे 40 को यहां शिफ्ट क्यों किए, क्योंकि 40 जो है वो प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम है, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। तो 40 में तो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो ही जाएगा, 40 वीक्स में तो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो ही जाएगा। लेकिन 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 क्लाइंट ने कहा है कि 37 वीक में ही मुझे चाहिए। तो गाइस 37 को हमने डाल दिया है नॉर्मल में, और 37 से 40 जो 3 डेज होते हैं उसे हमने डाल दिया है पेनल्टी में। सो दैट्स योर एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।